डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बीपीएससी जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थर्ड फेज है, जिसको आप तैयारी 3 बोल रहे हैं, उसी के लिए जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या जो राजनीति शास्त्र है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग ऑलरेडी जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस उसके लिए सॉल्व पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं। जो सॉल्व पेपर है वो व्याख्या सहित है, आप उसको अपने अनुसार लाभ ले सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है, तो आपका इससे ये होगा कि दोनों तरफ का लाभ होगा कि आप शॉर्ट पेपर से भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और ये जो है आपका इससे भी चीज़ क्लियर होंगी। तो आपको बस कहीं से भी कंटेंट मिल जाना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। और प्लीज़ ये जो समय आपके लिए बेहद क्रूशियल है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कितना अपने आप को पेशेंस के साथ मेंटल जो हेल्थ है आपको उसको एक्सेप्ट करते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। ज़्यादा आप टेंशन नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं। जितना आप पैनिक होंगे उतना ही आपकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। पॉजिटिव रहिए, सोच के सही हमारा होगा तो होगा ही। इस बार तो और अच्छा चांस है कि स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो आप लोग पिछले बार के हैं तो आपको रह गया है, तो आप इस बार थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि आप कट ऑफ पार भी कर लें और उसके आगे भी जाएँ तो आप एक सेफ जोन में आ जाएँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी पीजीटी राजनीति शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट का 5वां सेट, उसका पहला क्वेश्चन कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रश्न थोड़ा सा देखिए डाउटफुल है। ये एंजल्स भी है और कार्ल मार्क्स भी है, तो लेकिन लोग इसको कार्ल मार्क्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ ही हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ही साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ बोला जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सरकार का अस्तित्व और आर्थिक संकट। तो जो अनुच्छेद 352 है, एक तो 352, 356 और जो आर्टिकल 359 और साथ में ही 358, ये आर्टिकल आपको पढ़ लेना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है। और 355 में तो जो अनुच्छेद 352 के तहत है, राष्ट्रपति एक तो बाह्य आक्रमण में भी और सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही 352 का प्रयोग कर सकता है, या जिसको आप राष्ट्रीय आपातकाल बोल सकते हैं वो, यानी 1 और 2। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, इसके जो मुख्य पुरोधा है हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने क्या किया कि राज्य की उत्पत्ति का इसके माध्यम से वर्णन करने का प्रयास किया और पहली बार जो राज्य के दैवी सिद्धांत है उसका खंडन किया। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का सामाजिक समझौते के सिद्धांत वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? तो जो आपका कानूनी संस्थागत या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है या विधिक संस्थागत उपागम है, ये आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की? किस एक की वकालत की है जब वो जैविक संकल्पना की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नागरिक राष्ट्रवाद या सिविल जो नेशनलिज्म है उसकी बात करते हैं कौन? आपके उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका श्रेणी समाजवाद होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा श्रेणी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है? तो जो उसका जर्मन आइडियोलॉजी है उसमें इस बात की वो चर्चा करता है, जर्मन आइडियोलॉजी में। और ये पुस्तक उसकी क्या कहती है कि इसमें वो कहता है कि
क्रांति लाने वाला वर्ग आरंभ से ही एक वर्ग न होकर सारे समाज का प्रतिनिधि दिखाई देता है, और ये 1849 में लिखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है। लोकसभा के बारे में क्या इसमें से सत्य नहीं है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन पहले था, तो इसको छोड़ दीजिए। कि चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ये आपका सही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बात सही है, क्योंकि इस 2024 में तो ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी, लेकिन 2029 से ही प्रावधान है। तो इसका जो वर्तमान दृष्टिकोण से जो सही आंसर होगा कि ये सही नहीं है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरक्षात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है। तो ये है आपके सीबी मैकफर्सन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उन समाजों के उद्भवन का सही कालक्रम अनुसार है। तो याद रखिए कि जो सबसे पहले वो बात करता है आदिम साम्यवादी युग, यानी प्रिमिटिव जो कम्युनिज्म है उसकी, फिर दास प्रथा, और फिर सामंतवादी युग, और फिर पूंजीवादी, और फिर लास्ट में साम्यवादी युग, यानी जिसको कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलता है। इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पहले आदिम साम्यवाद, फिर दास प्रथा, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। पूंजीवादी युग के बाद फिर आपकी साम्यवादी व्यवस्था आती है, वो 5 चरण में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विमर्शी लोकतंत्र किस पर बल देता है। तो जो विमर्शी लोकतंत्र है आपका, वो नागरिकों के मध्य संवाद और विचार विमर्श को सम्मान मानना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो अधिकारों का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आपके हराल्ड जोसेफ लास्की हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत किस पर जोर देता है। जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत है आपका किस पर जोर देता है, तो आपका सहभागिता से अधिक स्थायित्व पर जोर देता है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। कि सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध नागरिक, ये भी गलत है। नागरिकों की सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार, ये आपका सही होगा। सक्रिय नागरिक सहभागिता से समाजवादी राजनीति का अनुसरण नहीं होता है, गलत है। सामाजिक तथा कल्याणकारी अधिकारों का विस्तार भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो सबसे करीब आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत की या निरूपित की। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो जो आपके अल्ज़र बर्लिन है, इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का संकल्पना निरूपित की, और इनकी जो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो आपका सही है उसको चूज करना है। तो जो सही है उसको चूज करना है। तो नागरिकों की पूर्ण और सक्रिय सहभागिता हो, सही है। और प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समझौता हो, सही है। सामान्य जन लोकतंत्र के वाहक हैं जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, सही है। और चौथा देखिए, सामान्य जन किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। सामान्य जन द्वारा किसी और को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता, ये भी एक गलत है, बनाया जा सकता है। 1, 2, 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से
कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रतिपादित किया गया? जोसेफ शुम्पेटर द्वारा कौन सा लोकतंत्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो याद रखिए ये प्रश्न ये है कि संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत जो एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसे या अभिजन सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा प्रतिपादित किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से दबाव समूह प्रविधियों का निर्धारक है? कौन सा दबाव समूह के निर्धारक है या दबाव समूह की प्रविधियों के निर्धारक है? तो इसमें से आपको चूज करना है कि राजनीतिक संस्थात्मक ढांचा होता है, सही है। दलीय व्यवस्था की जैसी प्रकृति होती है लेकिन दलीय व्यवस्था का रूप नहीं होता है, सही कह सकते हैं। और इनकी अपनी राजनीतिक संस्कृति भी निर्धारण होती है। तो जैसे राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा होगा उस आधार पर भी दबाव समूह पनपते हैं और दलीय व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर भी इनका विकास होता है और राजनीतिक संस्कृति के आधार पर भी, जैसा कि आप यूएस में देख सकते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपको मैच करना है कि राज्य एक बुराई है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की स्वार्थपरता और लोभ के कारण होती है। तो जो इसका होगा ये आपका आदर्शवाद होगा, एक का आदर्शवाद मैच कर देंगे। बी है प्रत्येक राज्य व्यक्ति के सर्वोत्तम का मूर्त रूप है। तो ये होगा आपका प्रत्येक राज्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम का मूर्तिमान रूप है। तो इसका होगा ये आपका गांधीवाद से संबंधित है। राज्य एक सहकारनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है। तो ये होंगे आपके समाजवाद, इससे समाजवाद से मैच करेंगे। और राज्य निरपेक्ष स्थायी सर्वशक्तिमान एवं अति प्राकृतिक रूप से संस्वीकृत संस्थान है। तो डी का जो होगा आपका वो होगा फासीवाद। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये मैच करना है। तो तार्किक मॉडल जो किसके द्वारा दिया गया, ये आपका वो कहता है कि तार्किक मॉडल की निर्णय कर्ता प्रत्येक संभावित क्रिया की लागत और लाभ का परिकलन करने के बाद विकल्प का वर्णन करते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा। और संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल जो है ये दिया गया किसके लिए कि निर्णयकर्ता मानक प्रचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। और अधिकारी तंत्री राजनीतिक मॉडल ये जो है आपका विदेश नीति के विदेश नीति के निर्णय विविध सरकारी अभिकरणों के मध्य सौदेबाजी प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। और व्यक्तिगत निर्णय मॉडल जो है आपका वो कहता है कि निर्णयकर्ता गलत प्रशिक्षण अथवा वर्णशील प्रशिक्षण से ग्रस्त होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको मैच ही करना। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 ये मैच करना है कि न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये है आपका न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी जो सिद्धांत है वो आपका जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया। न्याय का पात्रता सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। न्याय का संकुचन सिद्धांत जो है एफ ए हेग के द्वारा दिया गया। और न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया। तो ये सभी जो है सुमेलित है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
22 है, निम्नलिखित में से किसको गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूह की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो गैब्रियल आमंड ने 4 प्रकार के हित समूह की बात की है, एक इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, एनोमिक और एसोसिएशनल। तो इसमें जो है आपका जो अभिवृत्ति हित समूह है वो गैब्रियल आमंड के द्वारा श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड चांसलर निम्न में किन से संबंध है? किन से संबंधित है लॉर्ड चांसलर ब्रिटेन में? तो जो यूनाइटेड किंगडम में लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है हम उसको लॉर्ड चांसलर बोलते हैं। लॉर्ड सभा की सबसे मुख्य शक्ति न्यायिक शक्ति है। यह इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी हाई ट्रिब्यूनल है और अंतिम अपीलीय न्यायालय है, और लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा न्यायपालिका का, हम इसको अध्यक्ष बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो लॉर्ड चांसलर होता है वो न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स को किस प्रकार समाविष्ट किया गया? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा इसको शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब तक इसमें 27 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन कैसे किया जाता है? तो एक दलीय बहुमत के द्वारा किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन एक दलीय बहुमत के द्वारा होता है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किस राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किसी एक के पास है? यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसी राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये है आपका बुंदेसटाग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वेबर के मत में निम्नलिखित में से किसने नौकरशाहीकरण के विकास को आगे गति प्रदान की? किसने? तो ये है आपका लुकलर्ड के राज की उत्पत्ति ने, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विकास का चरण उपागम में निम्नलिखित में से किसने वन्य एवं पशुचारण के प्रस्तावित किए? किसने किए? तो ये है आपके W रोस्टो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें मार्टिन कपलान शामिल है, और ये 6 जो मॉडल या 6 प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं, आपको 6 के 6 याद होने चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही है उसको आपको चूज करना है। तो पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में संशोधन किया जा सकता है यदि कोई प्रस्ताव कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात 2/3 राज्य विधायिकाओं में मत द्वारा स्वीकृत किया जाए। सही है। और दूसरा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी राष्ट्रपति प्रत्याशी स्पष्ट विजय के लिए वांछित न्यूनतम 270 कॉलेज मत प्राप्त नहीं कर पाता तो प्रतिनिधि सदन निर्वाचक मंडल में से प्रथम 3 स्थान पाने वाले में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनता है। ये जो प्रश्न है ये आपके पिछले बार TI2 में प्रश्न आ चुका है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन देखिए, तो दोनों यानी सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो लुसियन पाई के अनुसार जो राजनीतिक विकास के संकट है वो 6 संकटों की पहचान करता है। एक तो आपको याद रखना चाहिए 6 संकटों की पहचान करता है। तो इसमें से आपके कौन कौन से हैं? तो पहचान का संकट और वैधता का संकट, ये 2 आपके सही हैं इसमें, और जो बाकी 6 हैं
पहचान का संकट, वैधता का संकट, पहुंच का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट तथा वितरण का संकट। ये 6 प्रकार के संकटों की बात करता है राजनीतिक विकास में। तो ऑप्शन ए सही होगा और 2 सही होगा। तो हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने गैर यूरोपीय समाजों के वर्णन के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की पदावली का प्रयोग किया? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये होंगे आपके सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है? तो द्वंद्व और शांति के अध्ययन के प्रतिपादक आपके केनेथ बोल्टिंग है। अगला प्रश्न कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो आपके सही हैं उसको चूज करना है। तो पहला है, सब वित्त विधेयक यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर द्वारा इस प्रकार प्रमाणित है कि यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा बिना संशोधन पास नहीं किए जाते तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पुनः स्थापित करने के 1 माह के भीतर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना कानून बन सकते हैं। तो ये कथन आपका सही होगा। और दूसरा कि यूके की संसद उत्तरी आयरलैंड के लिए सभी विधियों को अनुमोदित करती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही होंगे, नहीं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है कि बुंदेस्टाग में स्थानों के आवंटन की निमेयर विधि उन मतों के अनुपात से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो स्थानीय चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, न्याय का अर्थ है कि, न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय क्या सुनिश्चित करने का है? क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का क्या आशय है? तो इसका अर्थ यह है कि नियंत्रण और संतुलन यानी चेक और बैलेंसेस का जो थियरी है, और ये थियरी आपका मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, खेल सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन जो है वो बताना है कि यह गणित की एक शाखा है जो समझौतों के परिणाम के भविष्य कथन से संबंधित है। ये बात सही है कि गणित के एक शाखा के रूप में है, ये सही है। और दूसरा देखिए, यह 1950 और 60 के वर्षों में अमेरिकी सोवियत परमाणु युद्ध की संभाव्य परिस्थितियों को समझने के प्रयास में संलग्न विद्वानों द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार से प्रयुक्त किया गया। ये कथन भी सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सामान्य सिद्धांत है, सही है। तो यानी तीनों कथन आपके सही होंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि जर्मनी के संविधानगत लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो कथन आपको सही है उससे चूज करके टिक करना है। तो निर्दिष्ट मानव अधिकारों को केवल संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, ये कथन सही है। संविधान लक्षणों से के बारे में, जर्मनी के जो संविधान लक्षण है उसके बारे में ये कथन सही है। दूसरा कि संघीय ढांचे अथवा राज्यों यानी जिसको लैंडर बोलते हैं आप, कि शक्तियों से संबंध और बंधों परिवर्तन हेतु तो कोई प्रस्ताव अस्वीकार है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका केवल एक सही होगा। तो यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये आपको मैच करना है। जॉन सीले, इनका जो कथन है, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फलहीन है और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़हीन है। एक का चौथा होगा। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये जॉन सीले का। गैब्रियल आमंड का कहना है कि गैब्रियल आमंड कहता है कि संज्ञानात्मक अवस्थिति के लिए परंपरागत तत्व की मीमांसा के दावों की अस्वीकृति, ठीक। और रॉबर्ट जो डाहल है उनका कहना है कि तो जो रॉबर्ट डाहल है उनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों के ऐसे सतत
प्रतिरूप के रूप में जिसमें बड़ी सीमा तक शक्ति, शासन अथवा सत्ता शामिल होती है। तो जो रॉबर्ट डाल होते हैं वो उनका राजनीतिक विज्ञान के जो अध्ययन का दृष्टिकोण है शक्ति सिद्धांत है, शक्ति के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का व्याख्या करते हैं, सही है। और जो कार्ल पॉपर है उनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था एक वैध बहुत ही प्रपीड़न यानी जो कोर्सिव है उसके रूप में है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप मिला लीजिएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से एक युग्म जो है सही सुमेलित है? तो जो विल किमलिका यानी डब्ल्यू किमलिका सांस्कृतिक अधिकारों की वकालत करते हैं, ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 2 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपका जो सही कथन है वो चूज करना है। 42 का सी है, सॉरी 42 का हाँ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मी बेंथम ने नैतिक स्वायत्तता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा, सही है। जर्मी बेंथम ने इस विचार का समर्थन किया कि जो शक्ति विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करता है। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त को राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो देखिए, तो समस्या समाधान के प्रति अभिविन्यास, सामूहिक क्रिया के प्रति अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिविन्यास और अन्य लोगों के प्रति अभिविन्यास। तो ये उपरोक्त राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के रूप में किसने सूचीबद्ध किया? तो ये है आपके रॉबर्ट डाहल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है? तो जो आपका तर्क बुद्धिवाद थॉमस हॉब्स सही है, प्रत्यक्षवाद लियो स्ट्रॉस सही है, संरचनावाद लुई अल्थूजर। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तीनों सही है। लेकिन उत्तर संरचनावाद माइकल फूको का नहीं है, ये आपका जो प्रत्यक्षवाद है ये स्ट्रॉस का है न कि फूको का। तो ऑप्शन डी गलत है, तो डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 जो है निम्नलिखित कौन से युग्म में सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? तो क्लस्की उदारवाद सही है, जॉन लॉक। समतावादी उदारवाद जॉन मेनार्ड गलत। नव उदारवाद टी.एच. ग्रीन ये भी गलत है। नवीन उदारवाद बर्नार्ड बोसांकी सही है, पहला और चौथा सही होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसने यह मत विकसित किया कि राजनीतिक प्रक्रिया अनिवार्यतः एक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है और निर्णय निर्माण प्रासंगिक सभी कारक व्यवस्थित अनुभवी परीक्षण के विषय हो सकते हैं? तो ये है आपके हेराल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम्सी के लिए नागरिक समान रंगभूमि क्या है? तो ग्राम्सी के लिए क्या है? नागरिक समान रंगभूमि। तो प्रपीड़न पर सहमति की, प्रभुत्व प्रधान की और शक्ति पर नेतृत्व की और संघर्ष पर समाधान की, ये चारों होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो है आपका जो प्राधान्य का सिद्धांत सही सुमेलित है। प्राधान्य का सिद्धांत वी.आई. लेनिन सही है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये आपको सुमेलित करना है। जो ग्राहम वॉलेस है किसकी बात करते हैं? तो जो ग्राहम वॉलेस है वो आपके मानव का विश्लेषण करते हैं। आर्थर बेंटले जो है समूह यानी जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप है उसकी बात करते हैं। और जो चार्ल्स मेरियम है ये वैज्ञानिक उपागम की शुरुआत किया इन्होंने। और बेनफील्ड एक आंदोलन या संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 ये आपको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। माइकल क्रोजियर जो है किससे संबंधित है? तो जो माइकल क्रोजियर है वो आपके अधिकारी तंत्री परिघटना की बात करते हैं। माइकल क्रोजियर अधिकारी तंत्र की बात करते हैं, यानी एक का। दूसरा होगा रॉबर्ट मिशेल जो है ये आपके तंत्र के लॉ विधि यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करने वाले हैं। और जो फ्रेडरिक्स हैं ये प्रिज्मी अधिकारी तंत्र की बात करने वाले हैं। और ब्रूनो रेजे जो है विश्व अधिकारी तंत्र की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी, देखिए सी सही से मैच कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? ये प्रश्न भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो केवल जो राज्यसभा के पास कौन सी है? तो राज्यसभा के पास जो केवल अनन्य शक्ति है, जो उसका एकमात्र अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की संस्तुति करना, जो अनुच्छेद आपका 312 उसके तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है? तो आधुनिक समाज में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है कि एक तो विशिष्ट है, सार्वभौम है और यंत्रीय, जिसको आप इंस्ट्रूमेंटल या सहायक बोलते हैं, आरोपणीय नहीं है। तो जो इसमें तीन ऑप्शन सही होंगे, 1 2 3, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, निम्नलिखित में से किन्होंने 9 यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए? कौन से लोग हैं ये? तो ये हैं आपके रन लासवेल और गैब्रियल आमंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो जो कौन सा सही कि ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स, इस गलत है, ये सुमेलित नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको जो सही कथन नहीं है वो बताना है। तो है आपका सी कि बंथम का मानना था कि संप्रभु की शक्ति अविभाज्य, असीमित, अदेय और अस्थायी है। ये तो हॉब्स का मानना था, न कि बंथम का। तो ये गलत है, तो सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लेखक है और एक तरफ कृति है उनके। कौन सा सही सुमेलित है? तो एन एसेस ऑन टॉलरेंस नामक जो पुस्तक है, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी? एन एसेस ऑन टॉलरेंस, ये पुस्तक है आपकी जॉन लॉक की, बस सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो कौन सी घटना पहले हुई फिर उसके बाद इसका कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखिए जो नमक सत्याग्रह है, सबसे पहले नमक सत्याग्रह 1930 में, और जो पूना पैक्ट हुआ 1932 में, और मार्लेमेंटो जो सुधार हुआ 1909 में, और भारतीय नौसेना जो विद्रोह हुआ 1946 में। तो सबसे पहले मार्लेमेंटो सुधार, फिर उसके बाद है नमक सत्याग्रह, फिर पूना पैक्ट, और फिर भारतीय नौसेना में विद्रोह। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा जा चुका है। किस अधिनियम ने? तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी सुधार भी बोलते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, तो क्वेश्चन नंबर 59 है, ये भी आपको मैच करना है। तो जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसका जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है आपका, ये आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 का। और विधायी जो अवक्रमण है ये हुआ आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में। और पृथक निर्वाचन आप सभी को पता है कि मार्लेमेंटो सुधार है 1909 का। और प्रांतीय जो स्वायत्तता है
वो कब का है? भारत शासन अधिनियम 1935। और द्विसदनात्मक जो था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तीसरा। तो ये इस प्रकार होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन इसमें से सही है? 60। तो इसमें जो सही कथन है वो है आपका कि प्रांतीय सभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है? तो है आपका कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, ये डीपीएसपी में न होकर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में शामिल है। डी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस एक वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत से विफल कर दिया गया? कौन सा है वो? जो आपका 25वां संविधान संशोधन है, जो आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ऐसा किया गया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। कि चूंकि भारत के संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि संसद में मतदान के लिए नहीं रखी जाती है, अतः कोई भी सदन इन प्रावधानों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है। ये गलत है, पहला आपका गलत होगा। वार्षिक वित्तीय विधेयक भारत की संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है, ये कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ही प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? तो यह है आपके निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है, जो कि संवैधानिक संस्था भी है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं? तो यह आपका सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार किस न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? सही है, अनुच्छेद 110 का जब आप देखेंगे तो इसमें इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन 2, भारत के राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना जाने वाला प्रश्नगत कर सकते हैं? ये गलत है, ऐसा संभव नहीं है। प्रश्नगत कर सकते हैं भले ही उससे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया, ये गलत है। राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, तो केवल ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है? तो केवल यह है आपका अनुच्छेद 31B। क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। सही है। लोकसभा द्वारा पारित तो राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, ये भी सही है। लोकसभा के विचाराधीन विधेयक लोकसभा के सत्रावसान पर व्यवगत हो जाता है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में आरंभित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो और जो राज्यसभा में लंबित हो व्यवगत नहीं होता, सही है। 1, 2, 4 यानी डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कि पहला है 69 का कि संसद विधि द्वारा प्रावधान कर सकते हैं कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्य नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी विवादित शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। ये कथन आपका सही है। ठीक।
दूसरा कथन देखिए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में किसी अंतर्राज्य नदी विवाद की किसी जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यम के निर्देश के लिए उपलब्ध है। सही है। तो यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन चूज करना है कि निम्नलिखित संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण करने के लिए संसद दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कोई जो नहीं, दोनों सदनों के द्वारा आवश्यक है, तो ये गलत है। उपरोक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव की अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कथन आप सही है, ये आपका सही है, तो केवल दूसरा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और और इसमें से आपको सही कथन बताना है। सही कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 कि यदि धन विधेयक पर से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो बाध्यकारी है। जब पुनर्विचार के लिए संसद भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो उस पर राष्ट्रपति का निर्णय देना बाध्यकारी है, तो ये गलत हो जाता है। तो दूसरा देखिए, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, भूसीमाओं अथवा नामों परिवर्तन के प्रयोजन से कोई विधेयक संसद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि इसमें दिया नहीं होती, बिल्कुल पड़ती है, तो ये भी गलत है। तो दोनों कथन गलत है, न तो 1 और न ये 2 सत्य हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किस एक से संबंधित है? तो आपका जो आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 ये आपको इसमें बताना कौन सा कथन सही है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन के आहरण के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है, सही है। जो CAG है अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है, इसलिए संवैधानिक संस्था है ये। तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको चूज करना है कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। पहला गलत होगा। दूसरा, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी, सही है। यह अनुच्छेद जो आपका 263 है उसमें इसकी व्याख्या की गई है। और जो तीसरा है, केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया गया है, ये सही है आपका। तो 2 और 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75 कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया गया हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं, यदि कब विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, सही हो, और विधेयक में किए जाने संशोधनों के संबंध दोनों सदनों में अंतिम रूप में सहमति की गई हो, सही है। दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित हुए बिना विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 माह से अधिक समय बीत चुका, ये गलत है। 2 और 3 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि संसद की विश्रांति के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें से जो सही है उसको चूज करना है। तो जब अध्यादेश के दौरान क्या कि ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, सही है। ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उस अवधि की समाप्ति से पहले यदि दोनों सदन उसका अनुमोदन कर देते हैं तो प्रवर्तन में नहीं रहेगा, ये भी सही है। तो 2, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सी राइट आंसर होगा। 77 देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की किसी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये कथन सही है। और दूसरा देखिए कि कोई व्यक्ति राज्यसभा अथवा लोकसभा के किसी स्थान को भरने के लिए अनिर्णित है यदि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का है, गलत है। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष है लेकिन राज्यसभा के लिए 35 वर्ष है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। तो केवल एक सही होगा इसमें, तो किसमें केवल ऑप्शन एक सही होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, तो कि संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 30 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना आवश्यक, बल्कि 14 दिन का समय है न कि 30 दिन। तो ये गलत है, बी गलत होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 कि तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रचलन को निर्देशित करता है का निहितार्थ क्या है? तो इसका जो निहितार्थ है कि यह परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है या नहीं, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही कथन चूज करना है। तो लोक अदालतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतें आपसी सहमति के सिद्धांत और समाधान के स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती हैं, सही है। लोक अदालतें अर्धवैधिक संस्थानों की तरह है, सही है। किसी राज्य में लोक अदालतों का गठन राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, कथन सही है। तीनों कथन सही होगा आपका, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी TRE 3 के लिए PGT पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, और हम लोग राजनीति शास्त्र जो 11 से 12 है उसके लिए पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी लगातार सॉल्व कर रहे हैं, और मॉडल पेपर भी हुए और सॉल्व पेपर लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो बीपीएससी का डिफिकल्टी लेवल है उसके आधार पर आप इसको सॉल्व कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।